नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। और इनमें से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन इनमें से पूछ लिए जाते हैं। एक सिद्धांत क्वेश्चन में दिया जाता है और उसका मनोवैज्ञानिक ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम अगला नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उस वीडियो का आनंद ले सके। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं सिद्धांतों की तरफ। मित्रों, सिद्धांत दिया था या मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान और प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया था। आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने किया था। और एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम है कोशनिक। इनका मानना था कि आत्मा शब्द का सर्वप्रथम यदि प्लेटो ने किया है तो मनोविज्ञान का जनक भी प्लेटो ही है। केवल और केवल इन्हीं के अनुसार मनोविज्ञान का जनक पहले प्लेटो को मानते हैं ये। और मित्रों, आगे चलते हैं कि साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रुडोल्फ गोल्टने ने। या रुडोल्फ गोल्टने ने कब किया था? ये किया था 1590 में। 1590 में साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। आगे चलते हैं। मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था पंपोनोजी ने। पंपोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। और चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा था। इन्होंने कहा था कि चेतना ही विज्ञान है, विज्ञान ही चेतना है, ऐसा इन्होंने विचार दिया था। और आगे चर्चा करते हैं जो बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को भी मानते हैं लोग और विलियम हम्ट को भी मानते हैं। लेकिन मित्रों, हमें एग्जाम की दृष्टि से 90% यानी कि 90% तो हमें इसी को मानना है, विलियम जेम्स को, और बाकी विलियम हम्ट को। यदि विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं आता तो फिर विलियम हम्ट को मान लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं आगे कौन कौन से सिद्धांत हुए। तो ये सिद्धांत प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम हम्ट को कहा जाता है। इन्होंने लिप्जिंग नामक शहर में प्रयोगशाला खोली थी। आगे देखते हैं हम मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और व्यवहार का जनक या व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवाद, यदि सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहारवाद से जोड़ा है या व्यवहार नामक शब्द से जोड़ा है तो जेबी वाटसन ने जोड़ा है। और मित्रों, आगे देखते हैं हम मनोविश्लेषण सिद्धांत। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत अभी बताया था मैंने, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। आगे बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक। बाल मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी। बाल मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी। और पेस्टालॉजी ने है सबसे पहले बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और मित्रों, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक जो वितरण प्रस्तुत किया, ये पेस्टालॉजी ने ही किया था। और इन्होंने बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी थी। आगे बात करते हैं हम वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने एक विकास की जो परिभाषा दी थी, उसमें कहा था कि वंशक्रम इनटू वातावरण। मतलब वंशक्रम यानी कि विकास क्या होता है? वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ये इनका विचार था। आगे जानेंगे हम बीजकोश, जनन द्रव्य, अमरता, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि बीजकोश, जनन द्रव्य, अमरता, निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। आगे बात करते हैं हम मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों के सिद्धांत में आ जाएगा ग्रेगर मेंटल। यानी कि मौलिक गुणों का सिद्धांत ग्रेगर मेंटल ने दिया था और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और इनका मानना है कि मौलिक गुण जो प्रथम पीढ़ी के बाद में तीसरी पीढ़ी आते आते वह प्रथम पीढ़ी के गुण वापस आने लग जाते हैं, अर्थात नानी की खोड़ दोईती तक जाती हैं। तो ऐसा विचार इन्होंने दिया था, यानी कि दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। यानी कि जो
प्रथम पीढ़ी है ना, प्रथम पीढ़ी का गुण तीसरी पीढ़ी में वापस दोहराने लग जाता है। और आगे एक नियम दिया था समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया था। इनका मानना था कि जैसा मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, मछली के मछली ही पैदा होगी, पशु के पशु ही पैदा होगा, इस प्रकार का सिद्धांत दिया था। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया था कि जिस प्रकार के व्यवसाय से यदि माता पिता जुड़े रहते हैं तो बच्चा भी उसी प्रकार का व्यवसाय अपनाता है। आगे हम बात करते हैं अमरता का सिद्धांत। अमरता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अमरता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और एक परिभाषा दी थी फ्रैंक ने। फ्रैंक ने अभिवृद्धि की परिभाषा बताई थी कोशी के गुणात्मक वृद्धि बराबर अभिवृद्धि है। क्या कहा था? कोशी के गुणात्मक वृद्धि बराबर अभिवृद्धि है। आगे हम बात करते हैं बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसा विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था। निरंतरता का सिद्धांत ये विक्टोरिया हरलॉक ने ही दिया था। और 14 प्रकार की जो संवेग की बात की है ये विलियम मैकडूगल ने की है। और मित्रों आगे जानते हैं हम अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया था। और स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था कि इसमें अकस्मात परिवर्तन होने लगते हैं, इसीलिए है इन्हें अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है। और मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न जो यह रीट 2018 में पूछा गया था, यह है 20वीं सदी बालकों की सदी है। यह किसने कहा था? 20वीं सदी बालकों की सदी है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे हम बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी और 3 अवस्थाओं के भी 2-2 चरण बताए थे। नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी और इसकी 2-2 अलग से स्टेज बताई थी। तो आगे बात करते हैं हम द्विव कारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत। द्विव कारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत दिया था यह स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने द्विव कारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत दिया था। आगे हम बात करते हैं समग्रता का सिद्धांत या समग्रता अधिगम अंतरण का सिद्धांत। इसको हम पूर्णाकार या गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? इसमें आ जाएगा वर्दीमर, कोहलर, कोपका, अल्पोर्ट। इसमें अल्पोर्ट भी शामिल है। और आगे सिद्धांत दिया था, ये दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मित्रों इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया था और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और मित्रों आगे थॉर्नडाइक के बारे में बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो इनके मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 इनके मुख्य नियम है। इनकी तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 इसके महत्वपूर्ण नियम है। और आगे हम बात करते हैं इनके गौण नियमों के बारे में। गौण नियमों में आ जाएगा इनका, गौण नियमों में बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम में आ जाएगा इनका पहला। और दूसरा आ जाएगा आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सदृश्यता का नियम। और चौथा है मानसिक विन्यास का नियम और सहचर्य व्यवहार का नियम, जो ये 5वां हो जाएगा। तो इनको भी याद रखिएगा, दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम और सदृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और सहचर्य व्यवहार का नियम। ये इनके गौण नियम है। आगे हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? साधनात्मक अनुबंधन, ऑपरेंट थ्योरी। इनकी क्रिया प्रसूत सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन और ऑपरेंट थ्योरी भी कहा जाता है। और ये किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। और B.F. स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। मित्रों हम गेस्टाल्टवाद के बारे में बात कर रहे थे। तो गेस्टाल्टवाद के जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ये कोहलर है, वर्दीमिर है, कोपका है। कोहलर, वर्दीमिर, कोपका और इसमें अल्पोर्ट भी है, जिन्होंने आगे
गेस्टाल्टवाद को बढ़ाने का कार्य किया। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? कोर्ट लेविन ने दिया था। कोर्ट लेविन ने यह सिद्धांत दिया था। और आगे बात करते हैं हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसी को ही हम बोल देते हैं निरीक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, प्रतिमान का सिद्धांत, मॉडल। और ये किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत और मॉडल का सिद्धांत, ये अल्बर्ट बांडुरा को माना जाता है इसका जनक। और ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, इसको सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने दिया था। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, बालक का विकास किस प्रकार से होता है। पहली इन्होंने अवस्था बताई थी गामक अवस्था, इनकी इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको पेशीय अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा बताया था इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था बताई थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इनके महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे हम बात करते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये 2-3 बार आ चुका है हमारे, ये महत्वपूर्ण है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने 2 महत्वपूर्ण शब्द दिए थे। एक तो इरोज, इरोज का मतलब होता है निर्माणात्मक, और यह जीवन का समतुल्य होता है, जीवन का समतुल्य होता है। दूसरा शब्द दिया था इन्होंने थेंटोज, जो विध्वंसात्मक होता है, और यह मृत्यु समतुल्यक होता है। आगे हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे हम बात करते हैं चालक का सिद्धांत। चालक का सिद्धांत दिया था सी.एल. हल ने। सी.एल. हल ने यह सिद्धांत दिया था। ये सी.एल. हल ने दिया था सिद्धांत, जो इन्होंने भी बिल्ली पर ही प्रयोग किया था। चालक का सिद्धांत सी.एल. हल ने दिया था, जिन्होंने बिल्ली पर ही प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक के नियम का इन्होंने खंडन किया था। इन्होंने कहा था कि यदि बिल्ली को भरपूर खाना दिया जाए तो उसमें कोई भी उद्दीपन उत्पन्न नहीं होगा। तो यदि उसकी आवश्यकता होगी जब ही वह भोजन प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएं करेगी। तो इस प्रकार के विचार इन्होंने दिए थे। आगे हम बात करते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स एंड कॉफमैन ने दिया था। बॉल्स एंड कॉफमैन ने। और हमारा आगे का सिद्धांत आ जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था ये डेविड सी मैकली एंड और एटकिंसन ने। किसने दिया था? एटकिंसन ने। एटकिंसन ने यह सिद्धांत दिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं आवश्यकता का। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत ये दिया था मैस्लो ने। ये मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता पदानुक्रम मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो ने। और आगे बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। इसमें मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की बताई है, और ये किसने बताई थी? विलियम मैकडूगल ने। आगे हम बात करते हैं मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने मानव की 3 प्रकार बताई हैं। इसमें इदम, यानी कि इदम, अहम और परा अहम, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो इन्होंने बताया है। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो में इन्होंने क्या बताया है? तो इदम में तो बताया है इन्होंने कि इदम जो प्राथमिक अवस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था में पाई जाती है, जो ये पशु प्रवृत्ति पाई जाती हैं। और दूसरी इन्होंने अहम दिया था, इसमें इंसानी प्रवृत्ति पाई जाती है। और इन्होंने इसके बारे में कहा था कि यह दोनों ही, जो ये इदम इदम और परा अहम है, इसमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। ये दोनों के बीच में संतुलन बनाए का कार्य करती है। कौन सी? अहम अवस्था, ईगो अवस्था। और इनके इसके बाद में तीसरी अवस्था बताई है इन्होंने परा अहम। इसको देवत्व और आदर्शात्मक भी कहा जाता है, जो वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में, जो यह है शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये दिया था G.W. अल्पोर्ट ने। किसने दिया था? G.W. अल्पोर्ट ने दिया था ये सिद्धांत। आगे बात करते हैं विशेषक का सिद्धांत। विशेषक का सिद्धांत R.B. केटल ने दिया था। फिर आगे बात करते हैं मांग दबाव का सिद्धांत। मांग दबाव का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था।
और आगे बात करते हैं हम शेल्डन के बारे में। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के जो तीन प्रकार बताए व्यक्तित्व के, उसके बारे में इन्होंने बताया है। एक तो एंडोमॉर्फिक, दूसरा बताया है मेसोमॉर्फिक, और तीसरा बताया है एक्टोमॉर्फिक। क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। एथलेटिक सॉरी एस्थेनिक जिसको लंबकाय बोलते हैं, और दूसरा है एथलेटिक जो जो खिलाड़ी में इस प्रकार के व्यक्तित्व होता है, खिलाड़ी में इस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। और तीसरा है पिकनिक जो मोटा और छोटा होता है। और डी है मिश्रित काय जो सभी प्रकार के गुण मौजूद रहते हैं। मिश्रित काय में सभी प्रकार के गुण मौजूद रहते हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं एक तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आधुनिक और पाश्चात्य मत के अनुसार व्यक्तित्व कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है भावशील, कर्मशील और विचारशील। ये तीन महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, आगे हम बात करते हैं जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। जुंग और युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, इनको याद करिएगा। एक बार अपनी जो नोट्स बुक है उसमें लिखिएगा और इनको याद कीजिएगा। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिएगा मित्रों, इन्होंने दो ही प्रकार बताए थे प्रथम में तो, लेकिन जो लास्ट का जोड़ा है उभयमुखी, ये इनके शिष्य ने जोड़ा था। इन्होंने बताया है अंतर्मुखी जो अपने आप में रहता है उसको अंतर्मुखी बताया। बहिर्मुखी जो समाज में रहन सहन, उसका बोलचाल या अभिव्यक्ति करने की शक्ति अच्छी है तो उसको बहिर्मुखी बताया है। और अभिमुखी जो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, तो ये इनके शिष्यों ने जोड़ा था। जुंग के शिष्यों ने ये तीसरा नियम जोड़ा था उभयमुखी। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं शब्द सहचर्य या स्वतंत्र शब्द सहचर्य विधि के बारे में। शब्द सहचर्य विधि किसने दी थी? तो ये गॉल्टन ने दी थी। आगे बात करते हैं अपना स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड ने 1900 ईस्वी में दी थी। और मित्रों, आगे का सिद्धांत है हमारा, या आगे का ये एक परीक्षण आ जाता है। तो जो बुद्धि को मापने के परीक्षण है वो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शाही डब्बा परीक्षण। शाही डब्बा परीक्षण जिसको आईबीटी कहा जाता है, ये रोसांग ने 1921 में दिया था, यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। और आगे का जो परीक्षण है वह है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, यानी कि एससीटी। ये पाइन और टेल्डनर ने दिया था 1930 में, यानी कि सेनेटिक कॉम्पलेशन टेस्ट इसको कहा जाता है। आगे की बात करते हैं अपन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को टीएटी कहा जाता है, और यह दिया था मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में। मॉर्गन और मुर्रे ने 1935 में दिया था। इसको बोलते हैं थेनेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी कि टीएटी की फुल फॉर्म होती है थेनेटिक परसेप्शन टेस्ट। मित्रों, इसमें क्या है, 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31, यानी कि 31 कार्ड होते हैं। एक कार्ड सादा होता है और 30 कार्ड चित्रित होते हैं। इसमें 10 कार्ड, इसको जूम करके बताता हूँ मैं आपको। इनकी 10 कार्ड तो मेल होते हैं, 10 कार्ड फीमेल से संबंधित होते हैं, और 10 कार्ड मेल और फीमेल दोनों से संबंधित होते हैं। आगे हम बात करते हैं आगे का जो परीक्षण है उसके बारे में, यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण इसको बोलते हैं सीएटी। ये सीएटी दिया था, ये लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और आगे का जो परीक्षण दिया था, आगे का बुद्धि का सिद्धांत आ जाता है। तो इनकी एक खंडात्मक या एक तत्व और एक कारक, इनकी एक खंडात्मक एक तत्व एक कारक बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और द्विव खंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था। आगे हम बात करते हैं तीन खंडात्मक सिद्धांत। तीन खंडात्मक सिद्धांत भी स्पेरमैन ने दिया था। फर्स्ट में इन्होंने द्विखंडात्मक दिया था, फिर इन्होंने त्रिखंडात्मक सिद्धांत भी दिया था। आगे हम बात करते हैं बहुखंडात्मक बहुतत्व बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने।
बहुकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। आगे हम बात करते हैं तलरूप और ठोस बुद्धि सिद्धांत। तलरूप और ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल ने दिया था। और प्रतिदर्श, न्यायदर्श और प्रतिमान नमूना बुद्धि सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। आगे आ जाता है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन और केली ने दिया था। थ्रस्टन और केली ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत जो किसने दिया था? जेबी गिलफोर्ड ने। जेबी गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बात की है। एक तो संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु के बारे में बात कही है। इनको याद रखिएगा मित्रों। आगे हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था। आश्चर्यजनक बुद्धि, आश्चर्यजनक बुद्धि यह B.S. ब्लूम ने दी थी। इनका मानना था कि ये जो व्यक्ति है ये पता नहीं किस प्रकार से सोच लेता है, ये तो आश्चर्यजनक बात है, ये तो आश्चर्य की बात है, इसलिए इसे आश्चर्यजनक बुद्धि भी कहा जाता है। तो ये आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था B.S. ब्लूम ने। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉनसन ने दिया था। इसको याद रखिए मित्रों, जॉनसन ने दिया था। और ख बुद्धि सिद्धांत हेब ने दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के बारे में बात कही है स्टर्न ने। इनकी त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। और आगे देखते हैं कि संवेगिक या संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि दी थी पीटर सेलाव ने। पीटर सेलाव और जॉन बेयर ने दी थी। और इसे लोकप्रिय किसने बनाया था? ये बनाया था डोनियल गोलमेल ने। और संवेगात्मक बुद्धि मापने का जो सूत्र होता है MA/CA × 100 होता है। आगे हम बात करते हैं बिनय साइमन परीक्षण। बिनय साइमन परीक्षण के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने दिया था? स्टैनफोर्ड, बिनय और साइमन ने दिया था। ये दिया था 1904 में। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, ये रेबिन ने दिया था। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किसने दिया था? रेबिन ने दिया था। आगे हम बात करते हैं जलोटा बुद्धि परीक्षण। जलोटा बुद्धि परीक्षण ये दिया था डॉक्टर जलोटा ने दिया था। और इसके बाद जो हमारा सिद्धांत आ जाता है या बुद्धि सिद्धांत आ जाता है, ये डॉक्टर MN बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि परीक्षण, ये श्रीमती गुड NF ने दिया था। डॉक्टर MN बुद्धि परीक्षण श्रीमती गुड NF ने दिया था। और जोशी बुद्धि परीक्षण ये डॉक्टर MC जोशी ने दिया था। MC जोशी ने दिया था। और इसके बाद में जो वेस्लर बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर डेविस ने। वेस्लर बुद्धि परीक्षण डॉक्टर डेविस ने दिया था। और हिंदुस्तानी बिनय साइमन परीक्षण 1922 में दिया था। ये लाहौर के एक जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने दिया था, डॉक्टर C.S. राइस ने दिया था। तो मित्रों इसको याद रखने का एक तरीका है कि हिंदुस्तानी बिनय साइमन परीक्षण किसने दिया था? राइस ने। राइस और 22 यानी कि 1922, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको भी याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं कि शिक्षक के बारे में। जो डॉक्टर M.N. मुखर्जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। M.N. मुखर्जी ने या N.N. मुखर्जी ने बात कही है। तो क्या कही है कि शिक्षक कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाय के प्याले के समान नहीं है। यानी कि शिक्षक कार्य मतलब हर कोई व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, यानी कि हर कोई व्यक्ति को चाय का प्याला मिल जाता है, उसी प्रकार से शिक्षक कार्य सभी के लिए चाय के प्याले के समान नहीं है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने MP जो मोफात है, MP मोफात, इन्होंने एक विचार दिया था कि जीवन जीना एक कला है। और हम दो छोटे छोटे फैक्ट जान लेते हैं। इनकी शेष अवस्था है। तो शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने ऐसा कहा था। और बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा था? ये कहा था कोलब्रुस ने। तो मित्रों हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हम
अच्छे प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे और एग्जाम में आने लायक की सभी प्रकार के तथ्य लेकर आएंगे। तो मित्रों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।